नमस्कार। एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ पे दिवाली की पड़वा पर्व मनाया जा रहा है। सब लोग शुभकामनाएं देने के लिए एक दूसरे के घर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कल ही मना लिया, कुछ लोगों ने आज ही मना लिया। मैंने दोनों दिन मनाया। तो कल जब मैं एक मित्र के यहाँ बैठा होता दिवाली मिलने के लिए, तो टेलीफोन आया नागपुर वाले मित्र का, और बिना किसी भूमिका के उन्होंने कहा कि अब आप नागपुर से सुनिए वायनाड संसदीय उपचुनाव के समाचार। तो मैं एकदम पहले चौंका कि वायनाड के समाचार नागपुर से, लेकिन शायद स्थिर चित्त था। तत्काल याद आया कि नागपुर में संघ का राष्ट्रीय मुख्यालय है, तो यकीनन वायनाड के समाचार नागपुर से मिल ही सकते हैं। तो जो कुछ कल मुझे उन मित्र ने बताया, मुझे लगा कि आपको भी आप भी वो सुन के अच्छा लगेगा आपको भी। और इसमें ये अनूठा समाचार है। कोई आप सारे चुनावी दल जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोच सकते हैं कि कोई हारने के लिए चुनाव लड़ेगा? मुझे कांशीराम याद आते हैं, बसपा वाले। वो कहते थे, फार्मूला कहते थे कि हम पहला चुनाव हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़ेंगे, और फिर तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। तो वायनाड के संदर्भ में कांशीराम जी की बात बहुत अंशतः मुझे याद आ गई। आप भी सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। केरल की वायनाड सीट प्रियंका गांधी के उम्मीदवार बन जाने की वजह से और राहुल गांधी द्वारा वहाँ की सीट छोड़ देने की वजह से, और फिर एक स्त्री के सामने स्त्री को उम्मीदवार बना दिए जाने की वजह से बहुत हॉट सीट बन गई है। यहाँ पर बीजेपी ने नाव्या हरिदास को अपना उम्मीदवार बनाया है प्रियंका गांधी के खिलाफ। जैसा कि मैंने बताया, महिला के खिलाफ महिला। 39 वर्षीय नाव्या हरिदास उनका पूरा नाम। कुछ लोग नाव्या बोलते हैं, कुछ लोग नाव्या, और चूंकि मैं अस्पष्ट हूँ इस मामले में, इसलिए मैं यहाँ पर उनको नाव्या ही बोलूँगा। अंग्रेजी में उनका नाम नाव्या लिखा जाता है। 39 वर्षीय नाव्या हरिदास ने कालीकट विश्वविद्यालय के KMCT इंजीनियरिंग कॉलेज से 2007 में बीटेक की डिग्री ली हुई है। वो भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव हैं, राज्य महासचिव हैं, यानी बड़ी सक्रिय राजनीति में मौजूद है। कोझिकोड नगर निगम में 2 बार पार्षद रह चुकी हैं और निगम में भाजपा पार्षद दल की नेता भी। और वे कोझिकोड सहकारिता पार्षद भी 2 बार रह चुकी हैं। 2021 में भाजपा ने उन्हें विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन संयोगवश वो जीत नहीं पाई, हार गई। और हारी भी नहीं, बल्कि इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी। इनके मुकाबले में प्रियंका गांधी, उन्हें नाव्या के मुकाबले आप हम सब ज़्यादा जानते हैं। 53 वर्ष की उम्र है इनकी, नाव्या से थोड़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। 12 जनवरी 72 का इनका जन्म है। मनोविज्ञान में स्नातक और बौद्धवाद के अध्ययन में आपने MA किया हुआ है। अब तक प्रियंका ने कोई खुद चुनाव नहीं लड़ा, ये उनका पहला चुनाव है। प्रियंका गांधी की राजनीतिक औपचारिक शुरुआत 2019 में हुई थी, जब उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का प्रभारी बनाया था, और बाद में 11 सितंबर 2020 को उन्हें समूचे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया था। उन्हें खुद चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है, लेकिन मां सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चुनाव की संचालक रही हैं वो। बस नाव्या में और प्रियंका में सबसे बड़ा अंतर यही है कि नाव्या को विधायी चुनाव का अच्छा खासा अनुभव है, जबकि प्रियंका का ये पहला मौका है। वायनाड संसदीय क्षेत्र बड़ा रोचक है। ये दिल्ली से 2461 किलोमीटर दूर है। ये दूरी याद रखिएगा, इसका आगे हवाला आएगा। ये सामान्य संसदीय क्षेत्र का कोई आरक्षित नहीं है। इसमें 30 जिले शामिल हैं, जो 7 विधानसभा क्षेत्रों में बटे हुए हैं, और 1350 से अधिक वहाँ पर मतदान केंद्र हैं, और कुल मतदाता लगभग 13,60,000 हैं। राहुल गांधी वहाँ से 2 बार संसद सदस्य रहे, लोकसभा सदस्य रहे। पहली बार 2019 में वो 4,71,700 वोटों से जीते थे, जबकि 2024 में, जबकि उन्होंने जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया, तो 2024 वाले चुनाव में वो 3,64,422 मतों से जीते थे। यानी 2019 के मुकाबले 2024 में जीत का अंतर लगभग 70,000 वोट कम हो गया था। ये उपचुनाव कुछ मायने में रोचक और ध्यानाकर्षक बन गया है। पूरा देश मान के चल रहा है, राजनेता, राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विशेषज्ञ, मीडिया वाले, सब लोग मान के चल रहे हैं कि ये प्रियंका की जीत इसमें सुनिश्चित है। केरल कांग्रेस भी इसी मनोदशा में मैदान में उतरी है।
लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि सेल्फ गोल करने में कांग्रेसी बड़े मतलब माहिर हैं और अति आत्मविश्वास में डूब जाते हैं। तो इस मनोदशा के चलते मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि कांग्रेसी लापरवाह हो ही जाएंगे, या उन्हें लापरवाही बस यही कि वो लापरवाही का कितना नतीजा भुगतते हैं ये देखना रोचक होगा। संघ इस चुनाव में कमर कस के मैदान में उतर रहा है, जैसा कि मेरे नागपुर वाले मित्र ने मुझे कल टेलीफोन पे खबर दी, और यही खबर देने के लिए उन्होंने मुझे कल टेलीफोन किया था। और संघ इस चुनाव को कमोबेश बहुत कठिन चुनौती की तरह ले रहा है, लेकिन ये चुनौती जीतने की नहीं है मित्रों, और यही इस चुनौती की विशेषता है, विचित्रता है और आकर्षकता इसका आकर्षण भी है। संघ परिवार भी मैदान में यही मानकर उतर रहा है इस चुनाव में उसे जीत नहीं मिलने वाली है, लेकिन जो उसका लक्ष्य है कि प्रियंका की जीत को आसान जीत नहीं बनाना, वह इसे प्लेट में रखे हुए हलवे या गुलाब जामुन की तरह प्रियंका को नहीं सौंपना चाहता है। वो प्रियंका की इस सुनिश्चित जीत को अधिकाधिक कठिन जीत बनाना चाहता है, और उसकी रणनीति है बहुत। मुझे जब जब मेरे नागपुर वाले मित्र ने बताया तो मैं हैरत तो पड़ गया, और सचमुच में संघ की रणनीति और उनका मस्तिष्क अद्भुत है। उनकी रणनीति है कि एक और तो प्रियंका की नींद हराम कर दी जाए, उन्हें तिगनी का नाच नचा दिया जाए, वायनाड में ही उन्हें कैद करके बांध के रख दिया जाए, और दूसरी ओर इसी तरह से प्रियंका को झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से दूर रखा जाए। इसमें संघ का दोहरा लाभ पाने का लक्ष्य है। पहला लाभ प्रियंका के जीत को अंतर को कम करना, राहुल की जीत के 2024 के अंतर से भी कम करना, यथासंभव अधिकाधिक कम करना, और इस तरह वह प्रियंका और समूची कांग्रेस को नैतिक मात देना चाहता है। वैसे भी अर्थशास्त्र में नुकसान में कमी को लाभ ही माना जाता है, और इस तरह से पराजय के मतों के अंतर को कम करके नुकसान में कमी करके संघ भी लाभ कमाना चाहता है। राहुल की जीत के अंतर को कम होने का एक मतलब भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा लाभ, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान में प्रियंका की गैरहाजिरी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगी ही, क्योंकि वक्तृत्व कला में प्रियंका राहुल पर बहुत भारी पड़ती है। प्रियंका सीधी सपाट भाषा में, लहजे में बात करती है, उसके कोई नाटकीयता नहीं होती, जैसा कि कभी कभी अति आत्मविश्वास में हास्यास्पद स्थिति में खुद को ला बैठते हैं राहुल गांधी, वो नाटकीयता बरत लेते हैं। प्रियंका की बात मतदाताओं के दिलों तक सीधी पहुंचती है, और महिलाएं उनकी बात को अतिरिक्त चाव और आत्मीयता से सुनती हैं। ऐसे में यदि प्रियंका गांधी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार अभियानों में गैरहाजिर रहते हैं, तो इसका सीधा फायदा चाहे जितना भी मिले, चाहे जैसा भी मिले, भाजपा का ही मिलेगा। संघ जो रणनीति अपना रहा है, जो महत्वपूर्ण बात बताई है नागपुर वाले मित्रों ने, कि संघ नाविया की स्थानीयता और तत्काल उपलब्धता को अपना सर्वाधिक असरदार हथियार बनाएगा। ये रणनीति है उनकी। लेकिन रणनीति के तहत ये मुद्दा आम सभाओं में, भाषणों में और मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि नाव्या की स्थानीयता और प्रियंका के बाहरी होने की बात को यदि भाषणों और मीडिया में उछाला गया तो इसकी आंच गुजरात से वाराणसी आए हुए मोदी तक पहुंचेगी, और मोदी का उदाहरण देकर कांग्रेस इस मुद्दे की हवा निकाल देगी। इसलिए इस मुद्दे को पूरी तरह से कानों कान प्रचार के आधार पर, और वो भी खास करके गाँव में जोरदार ढंग से उछाला जाएगा, और इसी पे बहुत सर्वाधिक जोर लगाया जाएगा। और देहाती क्षेत्रों में, रूरल एरिया में ये मुद्दा पूरी तरह से मौखिक प्रचार पर केंद्रित रहेगा, और इसी पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। कहा जाएगा नाव्या तो घर की बेटी है, जब चाहो उसके घर चले जाओ या जब चाहो उसे बुला लो, उसके दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे, और अपने लोगों के पास आने के लिए वो आवाज़ सुनते ही नंगे पांव दौड़ आएगी। जबकि प्रियंका तो वायनाड से 2500 किलोमीटर दूर दिल्ली में रहती है। उससे मिलने के लिए एक तो हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और 5-7 दिनों के लिए अपना काम भी खराब करना पड़ेगा। और यदि मान लो तुम नहीं गए, तुमने उसे बुलाया, तो तुम्हारे बुलावे पे वो आई भी, तो आने में ही उसे पूरा दिन लग जाएगा, और आने के बाद तुम्हारे पास कितनी देर बैठेगी। इस तरह से संघ नाव्या को घर की बेटी, वो प्रियंका को दूर की मेहमान के रूप में पेश करेगा और इस पे जोर देगा। इसके साथ ही साथ राहुल द्वारा वायनाड छोड़ने को वायनाड के लोगों के साथ विश्वासघात के रूप में पूरी आक्रामकता के साथ परोसा जाएगा, और संघ को विश्वास है
कि ये दोनों मिला के जो एक मुद्दा बनता है, ये वायनाड के लोगों के दिलों पर सीधा असर करेगा और मनमाफिक परिणाम निश्चित रूप से देगा। ये जो मैं स्तर पे जो नागपुर वाले मित्रों ने बताया, मुझे भी लगा कि ये ऐसा अनूठा और रोचक अभियान है जिसमें जीतना लक्ष्य नहीं है। ये जानते हुए भी कि हार सुनिश्चित है, आपने पूरे दमखम से, समूची ऊर्जा, क्षमता, साधन संसाधन से मैदान में उतरने का ये अनूठा और अत्यधिक प्रेरणादायी अभियान होगा। केरल के राजनीतिक प्रेक्षक भी इस अभियान की सफलता पर मोहर लगा रहे हैं। वो मान रहे हैं कि जिस तरह से राहुल की जीत का अंतर 2019 के मुकाबले 2024 में कम हुआ था, उसी तरह से उपचुनाव में ये अंतर और भी कम होगा और होगा ही होगा। यह ऐसा अभियान होगा जिसमें हारने पर संघ को निराशा बिल्कुल नहीं होगी। और मुझे लगता है कि ये अभियान संघ श्रीमद् भागवत गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के सूत्र को साकार करने वाला अभियान नजर आता है मुझे। ये संघ का ये अभियान उन लोगों को प्रेरणा देगा जो शुरुआत में ही थक कर बुझ कर बैठ जाते हैं, ये मान करके हम हार जाएंगे और लड़ाई से ही पलायन कर लेते हैं। ऐसे थके बुझे पलायनवादी लोगों को ये अभियान लड़ने का हौसला और हिम्मत देगा। लेकिन दोस्तों, अभियान की असफलता या सफलता ये तो चुनाव परिणामों पर भी मालूम पड़ेगी। तब तक आप भी प्रतीक्षा कीजिए, मैं भी प्रतीक्षा करता हूँ। तब तक मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इसे आगे बढ़ाइएगा, टिप्पणी कीजिएगा और सदैव की तरह अपना कृपा प्रसाद मुझ पर बरसाते रहिएगा। मैं कृपाकांक्षी आपका विष्णु बैरागी। धन्यवाद, नमस्कार।